लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस किया था और गेली-जैक्स लॉ किया था, ठीक है। याद है सबको, मैंने बोला था दोनों ही लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, बोथ गेली-जैक्स एंड एवोगैड्रो, ये दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला लॉ था दैट वाज बेस्ड ऑन व्हाट, गेली-जैक्स लॉ में सिर्फ हमें क्या बोला था कि डीपीपी में डिस्कस करूंगी, बहुत सारे बच्चों ने अभी भी डीपीपी नहीं दिया है, ठीक है। तो अभी आप क्या करो कि डीपीपी पहले सॉल्व करो। बहुत सारे बच्चों ने मुझे सबमिट भी किया है, लेकिन देयर आर स्टिल सम स्टूडेंट्स हैव नॉट सबमिटेड द डीपीपी। तो आप पहले डीपीपी सॉल्व करो खुद से, मैं खुद से डिस्कस कराती रहूंगी, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फर्स्ट यू सॉल्व द डीपीपी, देन आई विल सबमिट द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन देखने के बाद अगर कोई क्वेश्चन फिर भी डाउट रहते हैं वो मैं क्लास में डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो मोस्टली बच्चों ने, कुछ जो बच्चे हैं जो आंसर करते आते थे उन्होंने तो सबमिट कर दिया है, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे जो नहीं कर किया है सबमिट, तो प्लीज, ठीक है, डीपीपी इसीलिए होती है, आपकी प्रैक्टिस के लिए होती है। अगर मैं ही क्वेश्चन सॉल्व करती रहूं और मैं ही डिस्कस भी करा दूं तो फिर आपका कोई फायदा नहीं होगा उसमें। यू हैव टू सॉल्व द डीपीपी बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो अभी एक दिन का टाइम और लो, और एक दिन के टाइम में आप जितने बच्चों ने डीपीपी नहीं किए, ठीक है, रिलीजियसली आपको फॉलो करना पड़ेगा ये रूटीन, डीपीपी नोट्स, और फिर आपको प्रैक्टिस, ये सारी चीजें, ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखो गेली-जैक्स लॉ पर आते हैं हम। गेली-जैक्स ने बोला था कि जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम है वो क्या होता है, गैसेस जो होते हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो ऑफ वॉल्यूम में कंबाइन करते हैं, प्रोवाइडेड प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। देखो आज मैं क्या करूँ, अपने फोन से क्लास ले रही हूँ, कई बार होगा कि आप कुछ रिप्लाई कर रहे हो वो मैं ना देख पाऊँ, ठीक है। तो जब मैं पूछूं तभी बोलना। वॉल्यूम जो है वो फिक्स रेशियो में कंबाइन करेगा किसी भी गैस का, दोनों ही लॉ किसके लिए थे, गैसेस के लिए। और एवोगैड्रो ने इसी लॉ को थोड़ा मॉडिफाई करके क्या बोल दिया कि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये दो लॉ देखा था हमने। और एवोगैड्रोस लॉ से ही हमने दो टर्म्स देखे थे, दैट इज एसटीपी एंड एनटीपी, ठीक है। एसटीपी क्या था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड एनटीपी वाज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और हमने दोनों की वैल्यू देखी थी कि ये जो होगा वो 273 केल्विन और 1 बार या 1 पीटीएम पर होगा, और ये होगा 298 केल्विन 1 एटीएम या 1 बार, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, इसकी वैल्यू आ रही थी 22.4 लीटर्स, और इसकी वैल्यू आ रही थी 22.7 लीटर्स। और मैंने आपको एक और चीज बोली थी, ये क्या था, मैंने बोला था कि जो एनटीपी और एसटीपी का जो वैल्यू है, किसका, वॉल्यूम का जो वैल्यू है, अगर आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पूछ रहा है वॉल्यूम का, तो एसटीपी पे बताओगे 22.4 और एनटीपी पे बताओगे 22.7। लेकिन जब भी कभी भी आप किससे कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, तो कैलकुलेशन में हमेशा आप क्या यूज करोगे, 22.4 लीटर्स। यहां से हमने एक स्टेटमेंट निकाला था, एंड दैट स्टेटमेंट वाज कि 1 मोल गैस, कोई भी 1 मोल गैस अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, इट विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। यहां से हमने एक फॉर्मूला निकाला था, क्या, कि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है, मतलब एक मोल में कितना, कोई भी गैस हो, चाहे O2 हो, N2 हो, H2 हो, CO2 हो, SO2 हो, सारे गैसेस के लिए अगर वो 1 मोल है एसटीपी पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस, अगर वो 1 मोल है और एसटीपी पर है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4। तो 1 मोल है और एसटीपी पर है तो कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 22.4 लीटर्स, ठीक है। तो अगर n मोल है
तो कितना ऑक्यूपाई करेगा, V बाई 22.4 लीटर्स। तो ये क्या हो जाएगा, V लीटर्स ऑक्यूपाई करेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, V बाई 22.4, जहां ये वॉल्यूम क्या होना चाहिए, लीटर्स में होना चाहिए। ठीक है, इससे हमने 2 क्वेश्चंस किए थे, वो क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया था या क्लास एंड हो गई थी उससे पहले? चलो उसके बाद भी मैंने 2 क्वेश्चन दिया था। चलो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, पहला लिखो 2.2 mg ऑफ CO2 एट STP, ठीक है, और सेकेंड है 640 kg ऑफ SO2 एट STP। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है 2.2 mg ऑफ CO2 at STP and 640 kg of SO2 at STP। ठीक है, 1.12 इंटू 10 का पावर -3 लीटर्स। करण वत्स, तुम बहुत वो करते हो कैलकुलेशन मिस्टेक। बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी, हम वो मैथ से आगे बढ़ चुके हैं, हमें वो वाली मिस्टेक्स नहीं करनी अभी। दूसरे वाले का कितना आ रहा है, देखो सिंपल सी बात करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है क्या, V बाई 22.4 लीटर्स होता है। ठीक है, तो ये क्या गिवन है, 2.2 mg, मतलब 2.2 इंटू 10 का पावर -3 ग्राम्स, और 44 इज इक्वल्स टू V अपॉन 22.4, ये क्या हो जाएगा 0.1, तो ये क्या हो गया आपका 10 का पावर -4, और ये हो जाएगा 11.2, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1.12 इंटू 10 का पावर -3 लीटर्स कह लो, या कह लो 1.12 ml। ठीक है, पहला हो गया सबसे क्लियर है सबको ये। दूसरे वाले में भी हमने क्या करना है, 640 kg है, तो 640 kg मतलब 10 का पावर 3 अपॉन SO2 का कितना हो जाएगा मोलर मास, SO2 का होता है 64, क्योंकि इसका भी 32 प्लस 32 64 इज इक्वल्स टू V बाई 22.4, तो ये कट गया, तो ये क्या हो गया आपका 10 का पावर 4, तो ये हो जाएगा 22.4 इंटू 10 का पावर 4 लीटर्स। जो तीसरा फॉर्मूला अभी हमने देखा, वो आप लोगों को पता चल गया कहां से आया है? 3-4 कुछ सवाल पूछूंगी मैं आपसे, वो आपको बताना है मुझे। जो तीसरा फॉर्मूला देखा हमने कि n इज इक्वल्स टू V बाई 22.4, तो सबको पता है कि वो फॉर्मूला कहां से आया? ठीक है, सबको पता है वो फॉर्मूला बना कैसे? ठीक है, सबको पता है कि वो फॉर्मूला किस चीज के लिए है, किसके लिए है वो फॉर्मूला, किसके लिए है? वेरी गुड वल्लभी, वेरी गुड। ठीक है, वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए है, और जो प्रीवियस 2 फॉर्मूले थे हमारे, ठीक है, वो किसके लिए थे, बोथ सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो अभी तक हमारे क्लास में हम पूरा जितना भी क्लास हुआ है उसको हम समराइज करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने 3 फॉर्मूले देखे मोल के, ठीक है, हमने 3 फॉर्मूले देखे इसके मोल के। पहला देखा हमने कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये किसके था, सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, एज वेल एज फॉर गैस। आप सबको पता है गिवन मास क्या होता है, आप सबको पता है गिवन मास क्या होता है, सबको पता है मोलर मास क्या होता है, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये सारी चीजें सबको पता है ना। ठीक है, वेरी गुड। अब जो दूसरा फॉर्मूला आया वो आया हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। नंबर ऑफ पार्टिकल्स से कैसे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर n है तो n बाई n हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम n, जो n है, क्या शरत, आज द क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन मार्क देखा मुझे सिर्फ, जो ये वाला फॉर्मूला है वो आया नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू n बाई n। अगर n जो है वो क्या है, अगर एटम है तो नंबर ऑफ मोल्स किसका आएगा, एटम का।
अगर n एक मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ मोल्स किसका आएगा? मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूलर मास अगर मॉलिक्यूल का हम मास देखें तो वो हो जाता है मॉलिक्यूलर मास, अगर एटम का मास होता है उसी को एटॉमिक मास बोलते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो गया? 16 AMU, और वाटर का कितना हो गया? 18 AMU या 18 V। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का मास किसमें? AMU में, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और अगर एक एटम का मास को हम एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है। और जो दूसरा फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, ये भी किसके लिए? सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए और गैस के लिए, तीनों के लिए। जो तीसरा फॉर्मूला है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या? वॉल्यूम इन लीटर्स और 22.4। इसके लिए दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन में ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब आपके क्वेश्चन में दो कंडीशन प्रोवाइडेड हो कि ये जो भी रिएक्शन या जो भी कंडीशन है वो किस पर है? एसटीपी पर है। और दूसरा ये किसके लिए होगा? सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए। ठीक है, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर तो अलग चीज होती है। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर का मतलब क्या है? थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रह रहा है टेम्परेचर और प्रेशर। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की, मतलब जो रिएक्शन कंडीशंस हैं वो स्टैंडर्डाइज है। मतलब टेम्परेचर बस 273 केल्विन हो सकता है और प्रेशर 1 ATM या 1 बार हो सकता है। So there is difference between constant temperature and pressure and standard temperature and pressure. ठीक है, कांस्टेंट कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड में कांस्टेंट तो है ही, लेकिन एक स्पेसिफिक वैल्यू है। फाइन, चलो अब ये जो तीसरा, इन दोनों पे तो हमने बहुत फॉर्मूले, इन दोनों पे हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है। अब हम जो तीसरा फॉर्मूला है इस पे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो और जो आपका फर्स्ट डीपीपी मैंने दिया था उसमें जो दो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे थे आपके, एक तो आपका क्या था? एवरेज मॉलिक्यूलर मास वाला क्वेश्चन था। किसी ने रिव्यू किया वो पहला वाला डीपीपी दोबारा? वो कौन सा क्वेश्चन था? एवरेज मॉलिक्यूलर मास वाला क्वेश्चन था, एयर वाला। वेरी गुड। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो था वो किस पे था? एसटीपी पे बेस्ड था। ठीक है, तो अब दोनों ही क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आप वो सॉल्व कर लेना, अगर फिर दिक्कत आए तो एक बार फिर से पूछ लेना। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। अब ये जो तीसरा वाला फॉर्मूला है इस पे हम सवाल लगाएंगे। तो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, calculate the number of oxygen atoms। ठीक है, कैलकुलेट द, आज बोर्ड फोकस सही है ना? दिख रहा है सबको? atoms in CO2 gas which occupies 112 ml of volume at STP। देखो दोनों कंडीशन हमारे यहाँ पे फुलफिल है, STP वाली भी और ये गैस है वो वाली भी। ठीक है, तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू। चलो 1 मिनट में फटाफट सॉल्व करो। देखो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है इतना ml ऑफ वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, और यहां से हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या हो जाएगा? 112 इंटू 10 का पावर -3 अपॉन 22.4। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा? ये 0.2, मतलब क्या हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा 10 का पावर -2 अपॉन 2 मोल्स। ठीक है, इतने मोल्स हैं। ठीक है, तो कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? इतना ही हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू Na, है ना? और कितने एटम्स हैं इसमें ऑक्सीजन के? मॉलिक्यूलैरिटी क्या है इसकी? 2 है, तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का पावर -2 अपॉन 2 इंटू Na। 2 से 2 कट गया, ये आ गया 6 इंटू 10 का पावर -23 होता है, तो अब क्या हो जाएगा? -21। आगे बात समझ में?
वहां पे पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ ये दोनों फॉर्मुलेस को रिलेट कर रहे थे, अब हम ये दोनों भी सीखेंगे, ये और ये दोनों भी सीखेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। ओके ओके सॉरी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ये रब कर दो ना, ये आपने नोट कर लिया ना वैसे, लिखो फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ SO2 from 160 gram of SO2 1.2 into 10 का पावर 24 molecules of SO2 are removed. इतने ग्राम SO2 में से हमने क्या किया, 1.2 into 10 का पावर -24 SO2 हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर्स, हमें क्या करना है, कैलकुलेट वॉल्यूम एट STP। जो रिमेनिंग का वॉल्यूम होगा वो हमें निकालना है STP पे। अब इतना SO2 हमने रिमूव कर दिया, अब जो वॉल्यूम होगा वो किसकी वजह से होगा, जो रिमेनिंग SO2 है उसकी वजह से। हम पहले देखते हैं कि ओरिजिनल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 2.5 into 22.4 नहीं, 2.5 into 22.4 आप ओरिजिनल मोल्स निकाल रहे हो, आप वो निकाल रहे हो ओरिजिनल वॉल्यूम कितना होता, लेकिन हमने इतना रिमूव कर दिया है ना, तो इसका तो मतलब ही नहीं रहा, ये तो खत्म हो गया। अब जो वॉल्यूम है वो रिमेनिंग वॉल्यूम है, मतलब ओरिजिनल जितना वॉल्यूम था माइनस ये जितना रिमूव कर दिया, ये जितना मोल्स ऑक्यूपाई करता। देखो ओरिजिनल नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, हमारे पास क्या था, जिसको क्वेश्चन समझ में ही आया सुनो, ठीक है, हमारे पास 160 ग्राम ऑफ SO2 था, मतलब हमारे पास ओरिजिनल कितने मोल्स थे, 160, और SO2 का क्या होता है 32 प्लस 16 इंटू 2 दैट इज 32, दैट इज 64। तो ये कितना हो गया आपका, कितना हो गया ये आपका 5/2, ठीक है। और N रिमूव कितना हुआ, N हमने रिमूव कितना किया, 1.2 इंटू 10 का पावर 24 अपॉन 6 इंटू 10 का पावर 23, ठीक है, ये 2 में गया 0.2 और ये हो गया आपका 10, ये कितना हो गया 2। इतना ओरिजिनल था, इतना रिमूव कर दिया, तो N रिमेनिंग कितना हो गया, सो वी हैव N रिमेनिंग 5/2 माइनस 2 कितना हो गया आपका 1/2। तो एक मोल कितना ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करता है, तो आधा मोल कितना करेगा, 11.2 लीटर्स करेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन 3 होगा ना, 672 ml of ozonized oxygen, 672 ml of ozonized oxygen at NTP। अब देखो अब मैंने क्वेश्चन में NTP दिया है, लेकिन आपको वॉल्यूम जो यूज करना है वो STP वाला ही यूज करना है, ठीक है। वर फाउंड टू वे 1 ग्राम, ठीक है। इतना ml हमारे पास ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का था, जिसका वेट जो था NTP पे कितना था, 1 ग्राम का था, ठीक है। वॉल्यूम पूछ रहा है किसका, देन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ओजोनाइज्ड, Z होता है ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। चलो एक बार कोशिश करो, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन क्या होता है, मैंने कल बताया था आपको क्या होता है, व्हाट इज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इज O3 प्लस O2, ठीक है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ O3 प्लस O2, यस, O5 नहीं बोलेंगे उसको, ओजोन अलग होता है, ठीक है। H2O प्लस एक ऑक्सीजन का एटम H2O2 नहीं बनाएगा,
अब ये जो 672 ml है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ O2 प्लस वॉल्यूम ऑफ O3 है। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ओजोन निकालना है, सॉरी हमें वॉल्यूम ऑफ ओजोन निकालना है इन ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास वॉल्यूम है किसका, गिवन है किसका, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का कितना, वी हैव वॉल्यूम ऑफ O2 प्लस वॉल्यूम ऑफ O3 गिवन टू बी 672 ml। ठीक है। अब हमसे बोल रहा है क्या कि इसका वेट जो है वो कितना निकला हमारा, 1 ग्राम निकला। पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं क्योंकि ये एसटीपी पे है, तो 672 इंटू 10⁻³ अपॉन 22.4, ठीक है, इतना लीटर हो गया। अब इसका जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसको आप किससे कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, ठीक है, इंटू 10⁻⁻1 कर दिया तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10⁻², ठीक है। ये क्या आ गया आपका, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, किसके, दोनों के। ये ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है तो ये आ रहा है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। अब देखो, अब यहां से क्या निकालना है हमें, ये आपका आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी है, इसमें एक और कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स आया, जो मास आया है टोटल, वो क्या आया है, 1 ग्राम, ठीक है। तो ये जो मास है वो क्या है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास है। क्यों, क्योंकि ये जो मास है वो क्या आ रहा है, मिक्सचर का है ना, तो जब भी मिक्सचर का मास है तो वो क्या होगा, एक एवरेज मॉलिक्यूलर मास। और एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा इसका, टोटल मास हमें गिवन है 1 और टोटल मोल्स कितना गिवन है, 3 इंटू 10⁻²। तो टोटल मास कितना हो गया, 100/3, ठीक है। टोटल मास हो गया हमारा 100/3 और अब हमें निकालना है कितना परसेंटेज उसमें O2 और O3 का है। तो देखो नंबर सिस्टम करते हैं, 100/3 क्या होता है, यहाँ पर O2 है, यहाँ पर O3 है, ठीक है, और ये कितना है 32 और ये है 48 और 100/3 मतलब 33.33, ठीक है। अब मुझे परसेंटेज ऑफ ये निकालना है, तो ये निकालो, इसका परसेंटेज कितना होगा, फटाफट से इसको 100/3 ही लिखो। परसेंटेज ऑफ O3 निकालो पहले। देखो हमने क्या किया, हमें गिवन है ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से देखो, बाकी यहाँ पे परसेंटेज ऑफ O3 निकालो। हमें क्या पता है कि हमें ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का हमें वॉल्यूम पता है, मतलब O3 प्लस O2 पता है, ठीक है, किस पे, एनटीपी पे। और इसका वेट कितना है, टोटल हमारा वेट गिवन है कितना, 1 ग्राम। और हमें पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ठीक है, वॉल्यूम किसका पूछ रहा है, ओजोन का। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएगा, ये जो नंबर ऑफ मोल आएगा वो ओजोन का प्लस किसका, ऑक्सीजन का, ये कितना आया, इतना। अब यहां से हमारा क्या निकालेंगे हम, हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि परसेंटेज कितना है इन दोनों का, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए कि हमें एवरेज मोलर मास आना चाहिए। एवरेज मोलर मास क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो टोटल मास 1 ग्राम है, टोटल मोल जितना है, ये आपका आ गया एवरेज मोलर मास। अब हमें परसेंटेज ऑफ O3 निकालना है। परसेंटेज ऑफ O3 कैसे निकालेंगे, चलो बताओ। 100-3 है, हमने क्या बोला था, एवरेज में से किसका डिफरेंस ले लेंगे, अगर इसका पूछ रहा है तो किसका डिफरेंस लेंगे, O2 का डिफरेंस लेंगे, ठीक है, -32 और नीचे तो इन दोनों का ही डिफरेंस लेंगे। तो 48 माइनस 32 कितना होता है, 16 होता है। और 100/3 -32 कर लो, ऐसे कर लो, 32 माइनस 100/3 अपॉन 16 कितना आ रहा है, ये 100/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 100/3 -32 किया ना, ये कितना हो गया आपका
96 बाई -100, 96 माइनस 100 मतलब 4/3/16, यही होगा ना। मैंने बोला डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेना है। 25/3, 25/3%, इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे ना 25/3% हो जाएगा। तो अगर ये 25/3% है, नहीं 15% नहीं होगा, 25/3% है ये, ठीक है। और हमने क्या देखा था कि जितना इसका क्या होगा, जितना परसेंटेज होगा उसके वॉल्यूम का भी परसेंटेज उतना ही होगा। तो टोटल जितना वॉल्यूम है उसका परसेंटेज इंटू O3 का जितना परसेंटेज निकल रहा है वही हो जाएगा आपका ओजोन का परसेंटेज। कितना हो जाएगा आपका 672 का 25/3%। कैलकुलेट करो, वेरी गुड। 25/3% करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 56 ml में आएगा। किसी को ये क्वेश्चन में डाउट हो रहा है? बहुत बच्चों को हो रहा होगा मुझे लग रहा है। ml में आएगा क्योंकि 672 ml था तो 56 ml आएगा आंसर, ठीक है। एवरेज मोलर मास निकाल लिया हमने क्योंकि हमारे पास मिक्सचर है। जब भी हमारे पास मिक्सचर गिवन होगा उसमें से परसेंटेज पूछेगा किसी चीज का, हमें क्या पता होना चाहिए कि उसका एवरेज मोलर मास कितना है, मतलब उसमें से O3 और O2 का परसेंटेज कितना है, ठीक है। O3 और O2 का परसेंटेज निकालने के लिए हमने एवरेज मोलर मास निकाला और यहाँ से हमने O3 का परसेंटेज निकाला, ठीक है। अब जितना O3 का परसेंटेज होगा वो उतना ही वॉल्यूम, उतना ही पार्ट का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ना। तो O3 का हमने परसेंटेज देख लिया। कैसे? अगर O3 का करना था, मैंने शॉर्टकट में क्या बोला था कि अगर O3 का देखना है तो एवरेज में से दूसरे वाले को माइनस कर लो, ठीक है। एवरेज में से दूसरे वाले को माइनस कर लो और नीचे तो इन दोनों का ही डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो परसेंटेज हम देख रहे हैं तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज। तो ये परसेंटेज आया आपका 25/3%, ठीक है। 25/3% आया तो 672 का 25/3% कर लेंगे। अब हम देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स विच आर रिलेटेड टू डेंसिटी। चलो बताओ डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी आपने बहुत बार ही सुना होगा, फिजिक्स में ज्यादा सुना होगा। तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। बहुत बच्चों को पता ही है, सबको पता ही है क्या होता है डेंसिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू डेंसिटी। हेडिंग डालो कॉन्सेप्ट्स। देखो डेंसिटी क्या होता है, मास ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अभी मार्कर आने दो, उसके बाद देखेंगे। मास ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, ठीक है। और इसका यूनिट जो होता है वो, इसका बेसिकली हम जो यूनिट लेते हैं वो लेते हैं, अगर मीटर क्यूब में ले रहे हैं तो हम क्या लेते हैं, केजी पर मीटर क्यूब। और अगर हम ग्राम्स में ले रहे हैं वेट तो लेते हैं ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर ग्राम पर एम, ठीक है। तो इसका यूनिट हमें याद रखना है कि या तो केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर एम। तो लिखो डेंसिटी के डेफिनेशन लिखते हैं पहले। डेंसिटी इज मास ऑक्यूपाइड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। तो बहुत जगह डेंसिटी को स्मॉल डी से भी डिनोट करते हैं या फिर रो से भी डिनोट करते हैं, या तो डी कह लो या फिर रो कह लो। ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मास यूनिट में आए, अगर यूनिट में अगर इसके आए, तो अगर मास हमने लिया है केजी में तो वॉल्यूम किसमें होगा, मीटर पर क्यूब। तो पहला यूनिट हो गया इसका केजी पर मीटर क्यूब। और अगर हम मास ग्राम्स में ले रहे हैं, ठीक है, ग्राम्स में ले रहे हैं तो ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिट क्या हो गया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब का क्या रिलेशन होता है, ठीक है, कन्वर्जन क्या होता है वो देखेंगे। देखो 1 मीटर क्यूब
पहले 1 सेंटीमीटर का क्यूब देखते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो होता है 1 लीटर 1 ml के बराबर। तो कहीं भी सेंटीमीटर क्यूब दिया हो तो हम उसको ml लिख सकते हैं, मतलब ग्राम पर ml भी लिख सकते हैं। क्लियर है इतना सबको? ठीक है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml, तो मुझे बताओ 1 मीटर क्यूब और लीटर में क्या रिलेशन होगा? ठीक है, कन्वर्जन इसका ऐसे करते हैं। 1 मीटर क्यूब का रिलेशन बताओ लीटर के साथ। 10 का पावर 3 लीटर। वेरी गुड। ठीक है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 का पावर 3। तो ये कन्वर्जन आपने हमेशा हमेशा याद रखना है। सेंटीमीटर क्यूब और ml तो सेम ही चीज है। यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब देखिए, दैट मींस इट इज ml। ठीक है, 10 सेंटीमीटर क्यूब में कितना पानी आएगा? अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसमें कितना आएगा? 10 ml। ठीक है, इसका ये मतलब है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकती हूँ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी। तो ये चीज भी आपने याद। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? कहानी है ये सारी। अब देखो, जो डेंसिटी होती है वो दो तरह की होती है। डेंसिटी इज ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी, ठीक है। एब्सोल्यूट डेंसिटी जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml हो गया। डेंसिटी ऑफ इथेनॉल हो जाता है, इससे पानी से थोड़ा कम होता है, 0.8 होता है। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, वो थोड़ा ज्यादा होता है, 1.1 होता है। ठीक है, तो वो सारा क्या हो गया? एब्सोल्यूट डेंसिटी, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, वो सिर्फ अपने ही मास और अपने ही वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, दूसरी होती है एक रिलेटिव डेंसिटी। आपने नाम सुना होगा इसका, रिलेटिव डेंसिटी सुना है नाम? ठीक है, तो जो एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है? रिलेटिव डेंसिटी रिलेटेड होती है, किससे होती है? अगर हम देखते हैं, सबसे पहले एब्सोल्यूट डेंसिटी को देखते हैं कि एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है। एब्सोल्यूट डेंसिटी, देखो एब्सोल्यूट डेंसिटी चाहे सॉलिड का हो या लिक्विड का हो या गैस का हो, वो क्या होगा? हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस विल ऑलवेज बी same for solid, liquid, gas. It will be same for solid, liquid और gas. मतलब क्या है कि जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी? मास बाय वॉल्यूम से ही हम डिटरमाइन करेंगे इसको। मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा? या तो केजी मीटर पर क्यूब, या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या हो जाएगा? या फिर ग्राम पर एम। ठीक है, तो ये जो चीज है ये क्या है? एब्सोल्यूट डेंसिटी है। इट इज, अगर मुझे डेंसिटी ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगी? मास ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसी से मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ क्या? एब्सोल्यूट डेंसिटी। ठीक है, क्लियर है सबको ये? ठीक है, नॉर्मली हम जो टेम्परेचर लेते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर जैसे 0 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस का ही लेते हैं, तो फिर वो टेम्परेचर से अभी हमें मतलब नहीं है, वो सारी चीज आप गैसियस स्टेट में पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी हम टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं रिलेटिव डेंसिटी पे। रिलेटिव डेंसिटी, जो रिलेटिव डेंसिटी है, एज द नेम इज सजेस्टिंग, जैसे हमने देखा था क्या? रिलेटिव एटॉमिक मास, तो वो किससे था? किसी चीज से रिलेटेड था। तो सिमिलरली रिलेटिव डेंसिटी भी क्या होगा? रिलेटेड है। किससे है? देखो, अगर हम सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड और लिक्विड में अगर मेंशन नहीं है तो ये डेंसिटी जो होती है इट इज रिलेटिव टू वाटर। ठीक है, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है? आप लिख लेना, द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं, एनी सब्सटेंस इज रिलेटिव टू, और क्या कह सकते हैं? विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर का डेंसिटी मतलब H2O का डेंसिटी आपको पता है कितना? 1 ग्राम पर ml से रिलेटेड होगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी।
वो क्या हो जाएगा, जो सब्सटेंस का डेंसिटी है अपॉन वाटर का जो डेंसिटी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सॉलिड और लिक्विड के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट कितना, जब वो लिक्विड स्टेट में है। लिक्विड स्टेट पे कब होगा, हम 4 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। सो दिस इज व्हाट स्पेसिफिक डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी फॉर व्हाट, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। इतना क्लियर है सबको। क्या इसका कोई यूनिट होगा, एक बात बताओ। ये यस यस वाले क्या क्या खाकर आए हो। डेंसिटी देखो, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, मोल का कोई यूनिट था, क्यों, क्योंकि मास अपॉन मोलर मास। डेंसिटी भी क्या है, इट इज डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, देयरफॉर इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। और जब हम सॉलिड और लिक्विड की बात करेंगे हमेशा याद रखना स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी एक ही चीज होती है, और वो क्या होती है सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। हमने बेसिस क्या लिया है, हमने किसके विद रिस्पेक्ट टू लिया है, रिलेटिव किसके लिया है, वाटर के। लेकिन अगर हम गैसेस में आते हैं तो गैसेस में हम किसके रिलेटिव लेते हैं, H2 गैस के, ठीक है। देखो फॉर गैसेस, अगर हम गैसेस की बात करें तो इसमें लिखो फॉर गैसेस रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस इज नोन एज वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। फॉर गैसेस रिलेटिव डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि वो क्या बनाएगा, वेपर बनाता है, इसीलिए इसको वेपर डेंसिटी बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। दिख रहा है, नहीं दिख रहा क्या, वेपर डेंसिटी। So for gases, relative density is vapor density, and for solids and liquids, relative density is specific gravity. ठीक है, और इसको VD से रिप्रेजेंट करते हैं कई बारी वेपर डेंसिटी को, ठीक है। वेपर डेंसिटी ये क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस टू द डेंसिटी ऑफ, हम एक कोई भी अलग कोई ये रेशियो हो सकता है, किसी से भी रिलेटिव हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मली हम करते हैं, ठीक है, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो यहाँ पे H2O लेंगे, और अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं टू द डेंसिटी ऑफ H2 गैस, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस 1, डेंसिटी ऑफ गैस 1, ठीक है, अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस 2, कितने पे, यहाँ पे एट, ये किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे हो सकता है, लेकिन ये जो होगा इसी के एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये होगा इसी के सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। एंड अनलेस एंड अदरवाइज मेंशन्ड, हमने यहाँ पे क्या लिया था, यहाँ पे लिख लेना नीचे, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड वी विल टेक डेंसिटी, जो डिनोमिनेटर में लेंगे वो किसका लेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर इज टेकन, और यहाँ पे अनलेस एंड अदरवाइज मेंशन वी विल टेक डेंसिटी किसका, डेंसिटी ऑफ H2 गैस इज टेकन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी हो जाएगा आपका। डेंसिटी क्या होता है आपका, बेसिकली वेपर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, और ये भी क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम आपको पता है कि अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर है तो दोनों गैस का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस, इसीलिए वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, मास पहले गैस का, और मास किसका, H2 का। H2 का मास कितना होता है, बताओ कितना होता है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू
मास ऑफ फर्स्ट गैस अपॉन 2, ठीक है, अगर सिंगल गैस है तो, इफ इट इज अ सिंगल गैस। लेकिन अगर मिक्सचर ऑफ गैस है तो यहाँ पे मास की जगह क्या आ जाएगा, इफ वी हैव मिक्सचर ऑफ गैस देन मास की जगह क्या आ जाएगा, एवरेज मोलर मास, ठीक है। सो इफ अ मिक्सचर ऑफ गैस, यहाँ पे तुम लिख लेना, यहाँ पे जगह नहीं, मैं इधर मेंशन कर रही हूँ, फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज मोलर मास बाई 2। ये समझ में आ गया कि हम डेंसिटी की बात कर रहे थे तो मास कहां से आ गया, क्योंकि वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, एक ही टेम्परेचर और प्रेशर पे दो अलग अलग गैस क्या करेगा, सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, है ना। सिंपल सी बात है, डेंसिटी दो तरह की होती है, ठीक है, समराइज करती हूँ मैं। डेंसिटी दो तरह की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी, एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। जो एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है वो सॉलिड लिक्विड गैस के लिए सेम ही होती है, ठीक है। मतलब आपने अगर डेंसिटी निकालना है तो आपने एक ही फॉर्मूला यूज करना है एब्सोल्यूट डेंसिटी के लिए, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। उसका यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब, या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या ग्राम पर एमएल। लेकिन जब मैं रिलेटिव डेंसिटी की बात करती हूँ तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस रिलेटेड टू विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस। ये अनदर सब्सटेंस क्या होगा, इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ये अनदर सब्सटेंस अगर गिवन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वाटर, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलेंगे उस केस में रिलेटिव डेंसिटी को। तो रिलेटिव डेंसिटी फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है, जो भी सॉलिड या लिक्विड की बात कर रहे हो, अपॉन डेंसिटी ऑफ किसका, वाटर, किस पे, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आते हैं फॉर गैसेस। गैसेस के लिए क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ टू गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई भी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो रेशियो ऑफ दो गैस होगा वही होगा आपका रिलेटिव डेंसिटी। और इस केस में हम रिलेटिव डेंसिटी को क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। और वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट गैस at any temperature and pressure upon density of the second gas at same temperature and pressure, ठीक है। और ये अगर हमें डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस हमें नहीं गिवन है तो हम क्या लेके चलेंगे, H2। और H2 क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये m1 by v1 और m2 by v2। लेकिन हमें पता है कि एक ही टेम्परेचर एंड प्रेशर पे v1 is equals to v2, तो ये क्या हो जाएगा, m1 by m2। और m2 फॉर H2 is what, 2। तो वेपर डेंसिटी हमने क्या लिख दिया, मास अपॉन 2 फॉर सिंगल गैस, अगर एक गैस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मिक्सचर ऑफ गैस है हमारे पास तो मास की जगह क्या आ जाएगा, एवरेज मोलर मास, ठीक है। कहानी यहाँ समाप्त होती है।